हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल CW यूनिवर्सिटी में। दोस्तों, रांची यूनिवर्सिटी का जो माइनर पेपर है इकोनॉमिक्स, उसका हम लोग दो लेक्चर बना चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। दूसरे लेक्चर में हमने यूनिट 2 और यूनिट 3 को कवर किया था। ये थर्ड लेक्चर है जिसमें हम यूनिट 4 और यूनिट 5 को कवर करेंगे और 3 लेक्चर में इसको हम पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। यूनिट 4 में हमको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं बता रहा हूँ जो क्वेश्चन हमने बताया है सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला, एकदम श्योर रहिएगा। और आप मेजर पेपर देने के बाद ये फील कर चुके होंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अगर मेरा क्वेश्चन मैच कर रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका क्वेश्चन मैच किया था या नहीं किया था, आपने कितना स्कोर करने का सोचा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एमएसएमई। एमएसएमई क्या है? इसको हम लोग, इसमें 4 तरह के इंटरप्राइजेज है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को एमएसएमई बोलते हैं। और मैं फिर आपको बता दूं कि जो बच्चे अभी तक ये पीडीएफ कोर्स नहीं खरीदे रांची यूनिवर्सिटी का जाके, वो रांची यूनिवर्सिटी का पीडीएफ कोर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि ये सारे पीडीएफ आपके पास रहेंगे तो पीडीएफ से पढ़ने में आसान पड़ता है। वीडियो से तो आप सुन लीजिएगा, लेकिन पीडीएफ सामने रहेगा तो उसको पढ़ने में आसान पड़ेगा। जो स्टूडेंट साइंस के हैं, साइंस वाले अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए कॉमन कोर्स हमने बना रखा है, तो आप कॉमन कोर्स वहां खरीद सकते हैं। तो आप पीडीएफ खरीदिए। पीडीएफ खरीदने के लिए पीछे के वीडियोज में पूरा प्रोसेस मैंने बता रखा है। दिक्कत होगा तो मेरा नंबर दिया हुआ, उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एमएसएमई क्या है? एक सरकार की योजना है। जो योजना माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, यानी बहुत छोटे, थोड़ा सा उससे बड़ा और थोड़ा सा उससे बड़ा जो बिजनेस है, इसको ग्रो करने के लिए काम करता है। तो ये सरकार की एक योजना है एमएसएमई। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति क्या है? तो भारत में गेहूं और धान की खेती यानी धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया गया था। इसके जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन को। एम एस स्वामीनाथन ने हरित क्रांति लाया था, जिसमें हम HYV सीड्स का यूज कर रहे थे, हाइब्रिड सीड्स का, रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल कर रहे थे, कीटनाशक का इस्तेमाल कर रहे थे, और जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया। नेम एनी टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन इंडिया। भारत के 2 बड़े बड़े उद्योगों के नाम लिखिए, सब जानते हैं। आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा, और दूसरा टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग। ये भारत का सबसे पुराना उद्योग है। व्हाट इज एग्रीकल्चर क्रेडिट? कृषि ऋण क्या है? तो कृषि ऋण वह ऋण है जो किसान लेते हैं, किसके लिए? बीज खरीदने के लिए, उर्वरक खरीदने के लिए, कृषि यंत्र खरीदने के लिए, सिंचाई के साधन खरीदने के लिए किसान जो ऋण लेते हैं उसे हम बोलते हैं कृषि ऋण। एक्सप्लेन सेक्टरल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रीय विकास की व्याख्या कीजिए। तो ध्यान रखना, भारत की अर्थव्यवस्था में जब हम बात करते हैं तो 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, और तीनों का ग्रोथ, तीनों जो सेक्टर है तीनों का ग्रोथ एक साथ होता है। तो चलिए देखते हैं प्राइमरी सेक्टर का क्या हुआ। तो जैसे यहाँ देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी इंग्लिश थोड़ा एक जगह पे है। भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 पार्ट में बांटा गया। तो प्राथमिक क्षेत्र का विकास क्या हुआ है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, वानिकी आता है, वन लगाना आता है, मछली पालन आता है, खनन आता है। अगर हम द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो उद्योग आता है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग आता है, निर्माण आता है और बिजली आती है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे सेवा आता है, जैसे बैंकिंग है, परिवहन है, संचार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, सूचना प्रौद्योगिकी है। 3 तरह का सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई में 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है बिजनेस को, माइक्रो लेवल पर बिजनेस, स्मॉल लेवल पर बिजनेस और मीडियम इंटरप्राइजेस। वैसे इंटरप्राइजेस जो माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, इसका जो हम कैटेगराइज करते हैं वो इन्वेस्टमेंट के आधार पर। माइक्रो बिजनेस किसको बोलते हैं? तो जिस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 2.5 करोड़ के आसपास में है वो माइक्रो बिजनेस है। 2.5 करोड़ रुपया तक अगर आप लगा लेते हैं तो आपके बिजनेस को माइक्रो बोलते हैं। अगर इससे ज्यादा लगाएंगे तो फिर स्मॉल बिजनेस में चले जाएंगे। या सेल, अगर किसी बिजनेस का सेल साल का 10 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तो स्मॉल में चला जाएगा, 10 करोड़ से कम होगा तो। यानी माइक्रो का 2 कंडीशन है भैया, या तो बिजनेस में पूंजी आप 2.5 करोड़ लगाओ, या तो आपका सेल 10 करोड़ तक हो। अगर इन दोनों के कैटेगरी में आप सेट बैठ रहे हो तो आप बिजनेस आपका कहलाएगा माइक्रो इंटरप्राइज। मीडियम कौन होगा, स्मॉल कौन होगा? स्मॉल इंटरप्राइज है जिसका 25 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है और 100 करोड़ तक का सेल है। और अगर मीडियम इंटरप्राइजेस कौन होगा? जो 125 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, 500 करोड़ तक का सेल। अगर इससे भी ज्यादा है तो वो लार्ज जो है इंडस्ट्री के अंदर आता है, याद रखिएगा भाई। फीचर ऑफ एमएसएमई, एमएसएमई की विशेषता क्या है? एमएसएमई भारत में सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है, सबसे ज्यादा रोजगार, क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा नहीं होता है तो ये लेबर से काम करा लेते हैं। और नहीं तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां तो फुली ऑटोमेटिक मशीन लगा रखी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद करता है एमएसएमई। एमएसएमई प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, भारत निर्यात को बढ़ावा देता है। और एमएसएमई क्या करता है भाई? एमएसएमई रीजनल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय विकास में मदद करता है एमएसएमई। और क्या करता है?
उद्यमिता जो नए नए व्यवसायी को आगे उद्यम स्थापित करने में मदद करता है। एमएसएमई का इंपॉर्टेंस क्या है तो देख लीजिए, एमएसएमई क्या करता है, रोजगार सृजन करता है। एमएसएमई रोजगार सृजन करता है, औद्योगिक विकास में मदद करता है, निर्यात को बढ़ाता है, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करता है, और जीडीपी में इनका बहुत बड़ा योगदान है। अब बोला एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर की क्या क्या समस्या है, तो सब लोग जानते हैं एग्रीकल्चर का क्या क्या प्रॉब्लम है, देख लीजिए। छोटे और छोटे खेत होते हैं गांव में। एग्रीकल्चर का, कृषि का सबसे बड़ा समस्या है कि खेत छोटे छोटे होते हैं, जिसके कारण एग्रीकल्चर में हम टेक्नोलॉजी को यूज नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, मानसून पर हम लोग ज़्यादा निर्भर हैं, जिसके कारण हम लोगों के पास सिंचाई का सुविधा नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, सिंचाई सुविधा की कमी है, कम उत्पादकता है, लो प्रोडक्टिविटी है, आधुनिक तकनीक और कृषि यंत्रों की कमी है, लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर जो है मशीनरी, कृषि ऋण की अपर्याप्त उपलब्धता, लैक ऑफ इनएफिशिएंट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लोन, आपके पास है नहीं, भंडारण की सुविधा, गोदाम नहीं है, अगर हम ज़्यादा उत्पादन कर देते तो कहाँ रखेंगे, विपणन सुविधा की कमी है भारत में। अगर ये सारी सुविधाएं ठीक हो जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा हो सकता है। हरित क्रांति की व्याख्या कीजिए, तो भारत में हरित क्रांति 1960 के दशक में आया था। जब हरित क्रांति लाया गया था दो चीज़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, याद रखेगा, चावल और गेहूं। इसमें HYB सीड्स का इस्तेमाल हुआ था, इसमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल हुआ था, कीटनाशक का, और आधुनिक सिंचाई और कृषि तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ गई थी। इसकी विशेषता क्या है, यूज हुआ था HYB सीड्स, यूज हुआ था केमिकल फर्टिलाइजर्स, यूज हुआ था सॉरी इसमें एक्सपेंड हुआ था इरिगेशन फैसिलिटी, यूज हुआ था मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, यूज हुआ था साइंटिफिक फार्मिंग मेथड। ये सारे मेथड्स यहाँ पे यूज हुए थे। इसका लाभ क्या है, तो पहला, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि होगी, किसानों की आय वृद्धि हुई, खाद्यान्न की कमी कम हो गया, रोजगार का अवसर खुला, और खाद्य सुरक्षा भी प्राप्त हुई। ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिला था। एक्सप्लेन झारखंड इकोनॉमी, बताइए झारखंड की अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। तो झारखंड भारत का एक खनिज संपन्न राज्य है। इसकी अर्थव्यवस्था कृषि पर, खनन पर, उद्योग पर, वन पर, और संसाधन और सेवा क्षेत्र पर आधारित है। यहाँ यही सब क्षेत्र आपको मिलेगा। क्या विशेषता है, तो रिच मिनरल्स रिसोर्सेस, खनिज संपदा हमारे पास खूब है। झारखंड में कोयला मिलेगा, लोहा मिलेगा, ब्रक मिलेगा, तांबा मिलेगा, बॉक्साइट, जो खनिज होता है सब बोल दो, सब मिलेगा। माइनिंग इंडस्ट्री यहाँ पे जबरदस्त है, वहाँ वो अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ है, जीवन यापन के लिए लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इंडस्ट्री जबरदस्त है, इस्पात की फैक्ट्रियाँ हैं, ऊर्जा की फैक्ट्री, सीमेंट की फैक्ट्री, इंजन की फैक्ट्री झारखंड में ज़्यादा है। सर्विस सेक्टर भी झारखंड में ठीक है, यहाँ पर्यटन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सब ठीक है। समस्या क्या है झारखंड में, तो गरीबी है, बेरोजगारी है, क्षेत्रीय असंतुलन है, और आधारभूत संरचना की कमी है। ये सब झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ये सारा का सारा प्रॉब्लम झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो ये हमने यूनिट 4 का जितना वेरी शॉर्ट और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन था वो हमने कर दिया। अब चलते हैं हम लोग यूनिट 5। देखिए ये यूनिट 5 आ गया, पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड। पब्लिक फाइनेंस एंड इंटरनेशनल ट्रेड, ये हम लोगों को पढ़ना है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है व्हाट इज टैक्स। तो टैक्स क्या है, कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट, सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान जो हर व्यक्ति को देना पड़ेगा। टैक्स मतलब सरकार को दिया गया अनिवार्य भुगतान। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ऐसा टैक्स जो आदमी खुद कमाता है, खुद ही चुकाता है, वैसे टैक्स को डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। भारत के अंदर डायरेक्ट टैक्स कौन है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, जो व्यक्ति कमाता है वो खुद चुकाता है। ठीक है, यानी इंसिडेंट और इम्पैक्ट सेम पर्सन पर पड़ेगा, जो व्यक्ति कमाता है वही चुकाता है, तो उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन होता है, कमाता कोई और है, मतलब देना किसी और को और चुकाता कोई और है। डायरेक्ट टैक्स में देना हम ही को और हम ही चुकाएंगे तो डायरेक्ट हो गया, और इनडायरेक्ट में है देना हमको है लेकिन चुकाता कोई और है। पब्लिक डेब्ट क्या होता है, सार्वजनिक ऋण। तो सार्वजनिक ऋण वह धन है जो सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्जा लेती है। यानी सरकार जब देश से कर्जा लेती है, जनता से कर्जा लेती है, विदेश से कर्जा लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक डेब्ट। हम कर्जा लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइवेट डेब्ट। प्राइवेट डेब्ट का मतलब सतीश कुमार का कर्जा है। लेकिन सरकारें जब लोन ले लिए विदेश से, मान लीजिए जापान से सरकार ने लोन ले लिया 1,60,000 करोड़ रुपया, तो अगर हमारी भारत सरकार 1,60,000 करोड़ जापान से लोन ले लेती है तो ये कर्जा क्या कहलाता है, इसी कर्जे को बोलते हैं सार्वजनिक ऋण। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलता है कि जितना आप इंपोर्ट करोगे दुनिया से उतना ही एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बराबर होना चाहिए, यही बताता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट बताता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। याद रखिएगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ दोनों हमेशा बराबर होना चाहिए। जितना दुनिया के देशों से आप सामान खरीद रहे हैं उतना ही दुनिया को बेचिएगा, तभी बराबर होगा। अब अगला है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अभी बताए थे। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो जो व्यक्ति जिसके ऊपर बोझ पड़ता है वही चुकाता है। देखिए
यह करदाता द्वारा सीधे सरकार को दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स करदाता द्वारा सरकार को नहीं देता। करदाता जो है अपना टैक्स देता है सप्लायर को, सप्लायर वसूल के किसको दे देता है, सरकार को। इसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं डाला जा सकता, जबकि इसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर डाला जा सकता है। यह आय पर दे सकते हैं, संपत्ति पर दे सकते हैं, धन पर दे सकते हैं, और यह वस्तुओं और सेवाओं के क्रय और विक्रय पर दिया जाता है। यह आय की असमानता को कम करता है। इनकम टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्स लगता है। इनकम का जो मतलब भारत में जो आय की असमानता है, डिसइक्विलिब्रियम है इनकम का, मतलब किसी के पास खूब पैसा, किसी के पास कम पैसा। सरकार बोलती है जिसके पास ज्यादा पैसा उसे टैक्स लो, कम है उसको दे दो। और यह सभी उपभोक्ताओं पर लगता है, ये गरीब अमीर सब पर लगता है, जबकि यह अमीरे पर लगेगा। इसमें एग्जाम्पल है आयकर, संपत्ति कर, इसमें एग्जाम्पल है जीएसटी, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। सार्वजनिक ऋण की व्याख्या कीजिए। पब्लिक डेब्ट क्या है? तो पब्लिक डेब्ट का मतलब ऐसा कर्जा जो भारत सरकार या तो जनता से उठाती है भारत की, या तो विदेश से उठाती है, या तो आईएमएफ से ले, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, या वर्ल्ड बैंक से ले, या किसी देश से कर्जा ले, या आम जनता से पैसा लेती है सरकार, तो उसे बोलते हैं पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण। क्या बोलते हैं? सार्वजनिक ऋण। अगला है कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। क्या होता है कॉम्परेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी? तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत का क्या है? तो बोलता है तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत जो है डेविड रिकार्डो का दिया हुआ, रिकार्डो का थ्योरी है दिया हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश को उन वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए जिनमें उनकी तुलनात्मक लागत कम हो, यानी हर देश को वो सामान उत्पादन करना चाहिए जिसका उसके यहाँ लागत कम हो, कम लागत में जो उत्पादन हो जाएगा वो करना चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है यदि भारत का कपड़ा सस्ते में बनता है, गेहूं महंगे में बनता है, तो उसे कपड़ा बनाना चाहिए ताकि दुनिया में बेच सके। तो जो आपके यहाँ कम लागत में बनता है उसी चीज को बनाना चाहिए, जो महंगा बनता है उसको बनाने का आवश्यकता नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं, इसी थ्योरी को बोलते हैं कॉम्परेटिव कॉस्ट प्रॉफिट कॉस्ट थ्योरी। बोलता है कि कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो ही चीज आता है, करेंट अकाउंट जिसके अंदर हम लोग विजिबल नॉन विजिबल दोनों ट्रांजेक्शन लिखते हैं। विजिबल ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा लेन देन जो हमको दिखाई देता है, और नॉन विजिबल मतलब इनविजिबल मतलब जो दिखाई नहीं देता। मतलब इसमें गुड्स आएगा, सामान दिखाई देता है और सर्विस नहीं दिखाई देता। मान लीजिए दो डॉक्टर खरीदे हैं तो वो दिखाई थोड़ी देगा, तो सामान दिखाई देता है और सर्विस दिखाई नहीं देता, तो गुड्स और सर्विसेज इसके अंदर शामिल होंगे। गुड्स और सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल ट्रांसफर लिखा जाएगा, जैसे एसेट्स वगैरह खरीद रहे हैं तो देखिए ना, लोन ले रहे हैं, बड़ा बड़ा अमाउंट जो आएगा, लोन ले रहे हैं, बोरोइंग ले रहे हैं, एफडीआई कर रहे हैं, एसेट्स खरीद रहे हैं, तो ये तक आता है कैपिटल अकाउंट में। फाइनेंशियल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आता है, शेयर में इन्वेस्ट किए, बॉन्ड में इन्वेस्ट किए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को खरीदे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किए, तो ये सब आएगा। तो ये सारे कंपोनेंट तीन बताए कौन कौन? करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तीन हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया, ये आप लोगों को बनाना है बाबू लोग। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, यही हम लोगों का यूनिट था, और यहीं तक हम लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, एक और यूनिट है डेवलपमेंट इशू इन इकोनॉमिक्स, इसको भी समझा देते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है? आर्थिक वृद्धि। बोलता है आर्थिक वृद्धि किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में होने वाली वृद्धि है, यानी एक निश्चित समय में किसी वस्तु और सेवा के उत्पादन में होने वाली वृद्धि को आर्थिक वृद्धि कहा जाता है। आर्थिक विकास क्या है? तो बोलता है आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें आय के में वृद्धि के साथ साथ जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है। यानी जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ता चला जाता है, उनका जीवन जीने का स्टाइल भी बदलता चला जाता है, तो जीवन स्तर जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है उसमें बदलाव अगर आ रहा है किसी का, तो ये कहा जाता है कि आर्थिक विकास है। आर्थिक विकास का मतलब है कि आपका खाली पैसा कमा रहे हैं और जीवन स्तर नहीं बदल रहा है, तो आर्थिक विकास नहीं हो रहा है। आर्थिक विकास तब होगा जब आप पैसा भी कमा रहे हैं और आपका जीवन स्तर भी बदलता चला जा रहा है। बेरोजगारी क्या है? बेरोजगारी वह स्थिति है जब कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और उसे काम नहीं मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है और उसे काम नहीं मिल रहा है तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। आगे ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है? मानव विकास। मानव विकास का अर्थ होता है लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना। अगर ये चार चीज में सुधार हुआ तब माना जाएगा कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। लोगों के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, आय में और जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना ही कहलाता है ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट आर द बोलता है मिलेनियम विकास का लक्ष्य क्या है? तो बोलता है कि मिलेनियम विकास जो है का लक्ष्य MDG जिसको बोलते हैं मिलेनियम डेवलपमेंट का गोल जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए 8 अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है, जिनका उद्देश्य 2015 तक उद्देश्य था 2015 तक गरीबी को कम करना। हालांकि कुछ नहीं हुआ है, कोई गरीबी कम नहीं हुआ है, लेकिन ये एक लक्ष्य था कि 2015 तक हम गरीबी को कम कर पाएंगे, हालांकि सक्षम नहीं हो पाए। अब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? थोड़ा सा अंतर ध्यान रखिएगा, आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। तो ये राष्ट्रीय आय
और उत्पादन में वृद्धि बताता है, यानी देश का नेशनल इनकम बढ़ रहा है, देश का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय वृद्धि बोलता है। भाई आर्थिक वृद्धि, लोगों का जीवन स्तर बदल रहा है, खाली देश से बढ़ते रहेगा, आदमी बने ग्रोथ करेगा तो फायदा क्या है? तो देश का ग्रोथ यहाँ आर्थिक वृद्धि में दिखता है, आदमी का ग्रोथ आर्थिक विकास में दिखता है। ये केवल मात्रात्मक है, यहाँ खाली क्वांटिटी की बात, यहाँ पे हम मात्रा और गुण दोनों की बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं जीडीपी हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है, लेकिन इसमें हम जीडीपी नहीं, आदमी के बारे में बात करते हैं। इसमें शिक्षा का स्तर क्या है, स्वास्थ्य का स्तर क्या है, सामाजिक संकेतक में शामिल है। इसमें हम गरीबी असमानता को कम करने का बताइए, गरीबी और असमानता को कम करना यहाँ पे आवश्यक नहीं है, लेकिन यहाँ पे जरूरी है, हमको गरीबी को कम करना है, समानता को कम करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है अभी बता चुके हैं। मानव विकास का मतलब है एक मनुष्य के अंदर हर चीज की विकास होना चाहिए। क्या क्या चीज विकास होना चाहिए? तो स्वास्थ्य सेवा ठीक होनी चाहिए, शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, और आय और जीवन स्तर डेवलप होना चाहिए। अगर एक इंसान में चारों चीज बदल रहा है तो समझिए उसका विकास हो रहा है। एक इंसान में अगर ये चारों चीज बदल रहा है तो समझिए उसका विकास हो रहा है। विकास का मतलब है स्वास्थ्य, शिक्षा, आय और जीवन स्तर में सुधार। तो यहां तक आप लोगों को करना है बाबू लोग, यहां तक में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये पूरा कंप्लीट हो गया, आप लोग बढ़िया से एग्जाम लिखिए। ठीक है, 3 लेक्चर हम दे रहे हैं और तीनों लेक्चर में जितना क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है इकोनॉमिक्स में, वो इकोनॉमिक्स से बाहर नहीं आएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए, और अगर आपको जरूरत पड़ रहा है तो पीडीएफ कोर्स खरीद के आप उसका फायदा उठाइए। किसी को दिक्कत होगा पीडीएफ कोर्स खरीदने में, मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको और गाइड कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।